नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो होने वाली है 6 सेमेस्टर के लिए मित्रों, हिस्ट्री सब्जेक्ट की मित्रों, जो है पेपर सेकंड, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। क्या है नाम इसका मित्रों? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है मित्रों, आधुनिक विश्व का इतिहास 1815 से 1945 तक। ठीक है मित्रों, ये पेपर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का, जो अभी 2024 मई 2024 में जो एग्जाम हुए थे। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है, तो आप लोग ये ना सोचें कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का पेपर है तो हम लोग इस पेपर को देखें या नहीं देखें। ठीक है, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये पेपर मान्य है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है मित्रों, सभी पेपर का मैं पूरे का सॉल्यूशन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है मित्रों हमारा यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। मित्रों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। मित्रों देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद इसके उत्तर के बारे में जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ है जो, उसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? कब हुई थी मित्रों? संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पहले हम जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है मित्रों, इसका हेडक्वार्टर है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो कहाँ पर है मित्रों? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। ठीक है, नॉर्मल जानकारी पहले हम ले लेते हैं, इसके बाद इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन की। हमें ये नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य ही आया है तो आपके भी एग्जाम में संयुक्त राष्ट्र संघ के यही क्वेश्चन डिक्टो कॉपी आ जाए। जो मैं बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं कि ये इस टॉपिक से सिर्फ यही आए। ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है तो यही आ सकता है इससे। ठीक है, ये भी आ सकता है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क में। ठीक है मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अब थोड़ी बहुत जानकारी और लेंगे। तो मित्रों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, स्थायी सदस्यों की बात की गई तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें सदस्य होते हैं टोटल 15, यानी कि 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 में से 10 कैसे होते हैं मित्रों? अस्थायी। कैसे? अस्थायी। ठीक है मित्रों, और 5 होते हैं स्थायी। ठीक है, 5 कैसे होते हैं? स्थायी। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि नहीं, अब इस ऑप्शन में देख के कि 5 सदस्य होंगे जिस ऑप्शन में, वही आंसर होगा। ठीक है, 5 सदस्य होते हैं कैसे? स्थायी, और 10 होते हैं अस्थायी। ठीक है मित्रों, लेकिन एग्जामिनर ने बहुत चालू है, उसने क्या क्या सभी ऑप्शंस में 5-5 ही सदस्य दिए हुए हैं। तो हमें और जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं मित्रों, इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। जो स्थायी सदस्य होते हैं 5, वो तो स्थायी होते ही हैं। ठीक है मित्रों, तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं मित्रों? कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। यानी कि चीन है, एक फ्रांस है, एक रूस है, यूएसए यानी कि अमेरिका, यूके यानी कि ब्रिटेन है। ठीक है, ये 5 हैं जो स्थायी सदस्य हैं इसके। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है। अभी जस्ट मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी लेंगे मित्रों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मित्रों 6 अंग हैं, 6 प्रमुख अंग हैं। कितने अंग हैं? 6। ठीक है मित्रों, 6 अंग हैं। तो उन 6 अंगों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, उससे भी हमारे एग्जाम में आएगा। एक है मित्रों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद। ठीक है, आप सुनना, राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। कितने हो गए? 4। नंबर 5 है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और नंबर 6 संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये जो मैंने 6 बताए हैं, एक बार इनको और रिपीट करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, नंबर 2 संयुक्त राष्ट्र महासभा, नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद, कहीं पर आप लिख लेना इनको। नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, नंबर 5 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नंबर 6 संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इन 6 में से मित्रों सभी 5 हैं जो इसके अंग, उनका सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। लेकिन जो एक है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों, हेग में। हेग कहाँ पर है मित्रों, ये नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करके पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना हेग यानी कि नीदरलैंड में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कितनी स्थायी सदस्य देशों की संख्या मित्रों, 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसके पास है? संयुक्त राष्ट्र संघ है जो, उसमें वीटो का अधिकार किसके पास है? किसके पास है मित्रों वीटो का अधिकार? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के पास। जो कितने हैं मित्रों स्थायी सदस्य? 5 हैं। कौन कौन से हैं, इनका नाम अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, रिपीट करिए। क्या नाम है, देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में है चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। एक बार आप जब माइंड में दोहराएंगे तो ये याद हो जाएंगे, चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। ठीक है मित्रों, ये आपको याद हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। प्रश्न नंबर 5 है हमारा यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था मित्रों? पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं, 6 अंग जो मैंने आपको एक बार और रिपीट कराता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये पांच हो गए। इन पांचों का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और एक है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय है नीदरलैंड हेग में। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न आप, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध है जो, उसमें ध्रुवीय राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? तो मित्रों, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें 2 भागों में कंट्रीज विभाजित थी, देश विभाजित थे। एक तो ध्रुवीय राष्ट्र और दूसरे थे मित्र राष्ट्र। कौन से? ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र को हम कहते थे एक्सिस कंट्रीज और मित्र राष्ट्र को अलाइड कंट्रीज, अलाइड पावर्स। ठीक है मित्रों, जो मित्र राष्ट्र उनमें था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। जो मित्र राष्ट्र, पहले हम मित्र राष्ट्रों के बारे में जानते हैं। जो मित्र राष्ट्र थे उनमें था अमेरिका यानी कि यूएसए, फ्रांस, ठीक है, और रूस, और ब्रिटेन यानी कि यूके, और सोवियत संघ हो गया, ये आपका रूस होगा, और चीन। ठीक है, ये कंट्रीज थी, ये थी मित्र राष्ट्र में। ठीक है, अब ध्रुवीय राष्ट्र की बात करेंगे तो ये ध्रुवीय राष्ट्र थे, उनमें कौन कौन सी कंट्रीज थी मित्रों? जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, तो ध्रुवीय राष्ट्र थे उनमें थी मित्रों आपकी जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, ये 3 राष्ट्र थे। ठीक है, तो जर्मनी, जापान और इटली, जापान और इटली ये तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, क्योंकि ये मित्र राष्ट्र में सम्मिलित था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, जो विश्व युद्ध था द्वितीय, ये कब से कब तक चला था? ये 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। ये भी आपको याद रखना है। कब से स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर से, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? कौन था मित्रों? अमेरिका का राष्ट्रपति प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन था मित्रों? वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब प्रथम विश्व युद्ध की बात आई है तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था मित्रों? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, इसमें भी मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर्स, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर यानी कि केंद्रीय शक्तियों के बीच, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय राष्ट्रों के बीच युद्ध था। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम 14 सूत्री सिद्धांत किससे संबंधित है? जो 14 सूत्री सिद्धांत था वो किससे संबंधित था? किससे संबंधित था मित्रों? ये विल्सन से। विल्सन कौन थे मित्रों? वुडरो विल्सन। कौन? अमेरिका के वो राष्ट्रपति थे। ठीक है मित्रों, इन्होंने ये 8 जुलाई 1918 को, 14 सूत्री सिद्धांत है ये, जो 8 जुलाई 1918 को इन्होंने अमेरिकी संसद में क्या किया था? पेश किया था। क्यों पेश किया था? युद्ध को खत्म करने के लिए, जो विश्व युद्ध चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, इसको खत्म करने के लिए इन्होंने ये
अमेरिका की संसद में पेश किया था। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे मित्रों? जॉर्ज वाशिंगटन। ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मैन कैम्प का लेखक कौन था? मैन कैम्प जो पुस्तक है एक प्रसिद्ध, उसका लेखक कौन था मित्रों? मैन कैम्प का लेखक कौन था मित्रों? हिटलर। ये क्या है? मैन कैम्प मित्रों हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, मैन कैम्प हिटलर की आत्मकथा है जो उसने चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हिटलर को किस नाम से जाना जाता था? हिटलर को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था मित्रों? फ्यूअर। किस नाम से? फ्यूअर। जिसका ये जर्मन शब्द है। इसका जर्मनी में अर्थ होता है मित्रों का नेता। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? नेता। ठीक है मित्रों, ये हिटलर था जो 1933 में कौन बना था? जर्मनी का चांसलर। ठीक है मित्रों, 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था। ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। फांसीवाद का पिता कौन था? फांसीवाद है उसका पिता कौन था मित्रों? मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। नाजीवाद का जनक कौन था? नाजीवाद का जनक कौन था मित्रों? हिटलर। कौन था मित्रों? हिटलर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कब प्रारंभ हुआ था मित्रों? 1939 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और खत्म कब हुआ था? 1945 में। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। और मित्रों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 में। आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अटलांटिक चार्टर पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? अटलांटिक चार्टर पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे मित्रों? बताइए किस वर्ष हुए थे? 1942 में। ठीक है मित्रों, 1942 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? बताइए इनमें से कौन सा कारण है जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी नहीं था? कौन सा कारण? नेपोलियन की नीति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्न में से न्यू डील किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी मित्रों? किसके द्वारा दी गई थी मित्रों? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा। ये कौन थे मित्रों? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कौन थे? ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो 1933 से 1939 तक रहे थे। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। आर्थिक महामंदी के को दूर करने के लिए उन्होंने न्यू डील दी थी। ठीक है मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे मित्रों? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव बताइए कौन थे मित्रों? ट्रिगवेली। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान के और पूछे जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है मित्रों? एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। देखिए अभी जस्ट आ गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो गुटारेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में कितनी होती है मित्रों? 15। ठीक है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों? हेग में। कहाँ पर? नीदरलैंड हेग में। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। और इनका जो कार्यकाल होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का, वो कितने वर्ष का होता है मित्रों? 9 वर्ष का। कितने? 9 वर्ष का। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? कब हुई थी मित्रों? 10 जनवरी 1920 को। ठीक है मित्रों, 10 जनवरी 1920 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक कौन था मित्रों? वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत फांसीवाद से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो फांसीवाद से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत है मित्रों? प्रजातंत्र का समर्थन। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
मुसोलिनी को इटली का प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया? मुसोलिनी को इटली का प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया मित्रों? अक्टूबर 1922 में। कब? अक्टूबर 1922 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। वियना समझौता 1815 के समय ग्रेट ब्रिटेन का विदेश मंत्री कौन था? कौन था मित्रों? ग्रेट ब्रिटेन का विदेश मंत्री लॉर्ड कैसलरे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, कहाँ आयोजित किया गया था तीसरा अधिवेशन? कहाँ पर आयोजित किया गया था मित्रों? वेरोना 1822 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इटली के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं था? कौन उत्तरदायी नहीं था मित्रों, बताइए। इटली के एकीकरण के लिए इनमें से कौन था जो उत्तरदायी नहीं था? नेपोलियन तृतीय। इन तीनों को, जो गैरीबाल्डी, कैबोर, विक्टर एमानुएल द्वितीय है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र इटली के एकीकरण में सबसे अंतिम था? कौन था मित्रों क्षेत्र जो इटली के एकीकरण में सबसे अंतिम था? कौन सा था? पीडमॉन्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, जर्मन राष्ट्रवाद के लिए प्रारंभिक रूप से कौन उत्तरदायी था? जर्मन राष्ट्रवाद के लिए प्रारंभिक रूप से कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था मित्रों? कौन उत्तरदायी थे मित्रों? ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है मित्रों, बिस्मार्क। तो बिस्मार्क को मित्रों आप जानते हैं, बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? क्या? लॉ चांसलर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनसे वो चीज़ें आपको जरूर सुननी है। लॉ चांसलर इसको कहा जाता था। इसे क्यों कहा जाता है? इसकी लॉ नीति के लिए, जो नीति थी इसकी, उसके लिए इसे लॉ चांसलर कहा जाता है। इसका जन्म कब हुआ था मित्रों? 1815 में। उसकी जो मृत्यु है, मृत्यु कब हुई? 1898 में। ये भी आपको याद रखना है। इसने 1871 में जर्मनी का क्या किया? एकीकरण किया। ये भी आपको याद रखना है। और जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना। ठीक है मित्रों, 1871 से 1890 तक रहा ये। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। किस अवधि में बिस्मार्क ने प्रिसा के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया? बताइए मित्रों, जो बिस्मार्क है, ओटो वन बिस्मार्क, उसने प्रिसा के प्रधानमंत्री के पद पर कब कार्य किया? कब कार्य किया मित्रों? बताइए, कब कार्य किया मित्रों? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं जस्ट आपको अभी देता हूँ, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में मुझे। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लौह प्रधानमंत्री के नाम से कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है मित्रों? ओटो वन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन तृतीय की मृत्यु कब हुई? कब हुई थी मित्रों? नेपोलियन तृतीय की मृत्यु कब हुई थी? 1873 में। ठीक है मित्रों, और जन्म कब हुआ था नेपोलियन तृतीय का मित्रों? 1808 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, जो ठीक है मित्रों, जो नेपोलियन तृतीय के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले तो मित्रों, ये 1848 से 1852 तक। कब? 1848 से 1852 तक मित्रों ये फ्रांस का राष्ट्रपति रहा। कब से? 1848 से 52 तक। ठीक है, 1848 से 52 तक ये फ्रांस का राष्ट्रपति रहा, और फ्रांस का राष्ट्रपति रहा मित्रों। और साथ ही 1852 से 1870, कब? 1852 से 1870 तक ये फ्रांस का शासक, फ्रांस का राष्ट्रपति, फिर फ्रांस का शासक रहा 1870 तक। ठीक है, तथा दूसरा सम्राट तथा अंतिम सम्राट था। फ्रांस का ये दूसरा तथा अंतिम सम्राट था 1870 तक। ठीक है, 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। 1870 में क्या हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था मित्रों? ये फ्रांस तथा प्रिसा के मध्य सेडान का युद्ध। किसका युद्ध? सेडान का युद्ध। ये भी आपको याद रखना है। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था, जो फ्रांस और प्रिसा के मध्य हुआ था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी 1873 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। फ्रांस और प्रिसा के मध्य 1870 में कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ था? देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जर्मन संसद का क्या नाम था? क्या नाम था मित्रों? जर्मन संसद का नाम क्या था मित्रों? क्या नाम था मित्रों? बुंडेस्टाग। ठीक है, बुंडेस्टाग। ये लोअर हाउस ऑफ जर्मन लेजिस्लेटिव था मित्रों ये।
जर्मन लेजिस्लेटिव का लोअर हाउस था ये, ठीक है मित्रों। जर्मन में इसका मतलब होता है फेडरल डाइट, ठीक है मित्रों। और ये 1871 से मित्रों, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आप कहीं पे पढ़ेंगे तो आपको रीक स्टार को भी दिखाएगा, तो रीक स्टार के बारे में आपको क्लेरिफिकेशन दे दूँ, आप बाद में कन्फ्यूजन में ना रहें। 1871 से 1918 तक इसको रीक स्टाग कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? जर्मन संसद को रीक स्टाग कहा जाता था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। रीक स्टार नहीं, रीक स्टैग था वो, इसमें गलत लिखा हुआ है। रीक स्टार से आप कन्फ्यूजन में हो सकते थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बूढ़े स्टाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया? क्रीमिया का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? कब लड़ा गया तो मित्रों ये ऑप्शन नंबर ए 1853 से 56 तक, ठीक है मित्रों। 1853 से 56 तक, ठीक है मित्रों। इसका जो अंत हुआ था इसके क्रीमिया के युद्ध का, वो किससे हुआ था मित्रों? पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था, जो कब हुई थी मित्रों? 30 मार्च को हुई थी। 30 मार्च 1856 को हुई थी, ठीक है मित्रों। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये युद्ध हुआ था, इसमें कौन कौन शामिल था मित्रों? इसमें रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन साम्राज्य शामिल था, और बाद में सार्डिनिया और पिडमेंट भी इसमें जुड़ गए थे। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों में। द्वितीय अफीम युद्ध का समय था, जो द्वितीय अफीम युद्ध था उसका समय क्या था मित्रों, बताइए। द्वितीय जो अफीम युद्ध था उसका समय क्या था मित्रों, बताइए। जो द्वितीय अफीम युद्ध था वो 1856 से 1860 तक हुआ। कब तक? 1856 से 1860 तक। जब द्वितीय अफीम युद्ध और प्रथम अफीम युद्ध था वो कब से कब तक हुआ था मित्रों? 1839 से 1842 तक। ये भी आपको याद रखना, ठीक है मित्रों। ये किस लिए हुआ था? अफीम व्यापार पर जो जो चीनी शासक थे ना, जो चीनी किंग थे, ये चीनी किंग राजवंश था, वो यूरोपीय शक्तियों पर अफीम व्यापार पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रही थी। इसके कारण ये अफीम युद्ध हुआ था, ठीक है मित्रों, जिसमें यूरोपियों की विजय हुई थी, अंग्रेजों की, ठीक है मित्रों। जो पहला अफीम वार तो मैंने आपको बता दिया, 1839 से 1842 तक हुआ था, ठीक है, जिसमें नानजिंग की संधि हुई थी। किनसी? नानजिंग की संधि से ये समाप्त हुआ था पहला अफीम वार, ठीक है। पहला प्रथम अफीम युद्ध नानजिंग की संधि से समाप्त हुआ था 1842 में, ठीक है। और दूसरा जो अफीम युद्ध था ये 1856 से 60 तक चला था, ठीक है। 1856 से 1860 तक। इसमें 1858 में एक संधि हुई थी आपकी, टिंगस्टन की संधि। टिंगस्टन की संधि हुई थी, इसी से ये समाप्त हो गया था, ठीक है। 1858 में लेकिन ये संधि हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप का बीमार किसे कहा गया? 19वीं सदी के मध्य में यूरोप का बीमार किसे कहा गया? किसे कहा गया मित्रों यूरोप की बीमार? ओटोमन साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा बाल्कन समूह का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन सा बाल्कन समूह का सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था मित्रों? इजराइल, ठीक है मित्रों, इजराइल सदस्य नहीं था। जो मित्रों बाल्कन समूह था वो कब 1912 में गठित किया गया था, ठीक है मित्रों। उसमें देखिए सर्बिया था, बुल्गारिया था, मोंटेनीग्रो था, ये तीनों तो थे, लेकिन चौथा कौन था उसमें? ग्रीस था, चौथा ग्रीस था, ठीक है। चौथा ग्रीस था उसमें, ये आपको याद रखना, इजराइल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। किस युद्ध को नेपोलियन बोनापार्ट के निर्णायक पराजय के रूप में जाना जाता है? किस युद्ध को जाना जाता है मित्रों? नेपोलियन बोनापार्ट के निर्णायक पराजय के रूप में किस युद्ध को? वाटरलू को युद्ध। मित्रों नेपोलियन बोनापार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे आपके पेपर में दो तीन क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे। जो नेपोलियन बोनापार्ट था मित्रों, उसके बारे में जानकारी लेंगे हम। तो मित्रों ये युद्ध था वाटरलू का, ये होता 15 अगस्त 1769 को, ठीक है। वो सॉरी, इसका जन्म हम क्या कह रहे हैं, इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को, इसका नेपोलियन का, अजासियो में। कहाँ पर? अजासियो में। इसका जन्म का स्थान भी पूछा, अजासियो कोर्सिया में, ठीक है। अजासियो कोर्सिया में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इसको नेपोलियन प्रथम के नाम से भी जानते हैं हम। किसके? नेपोलियन प्रथम के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है मित्रों। ये 1799 से 1784 तक प्रथम कौशल बना था, ठीक है। और 1804 में ये फ्रांस का सम्राट बना। कब? 1804 में ये कौन बना? फ्रांस का सम्राट बना। इसने 21 मार्च 1804 को, सॉरी 21 मार्च 21 मार्च
1804 को जो इसका नेपोलियन कोड था वो लागू किया इसने, बनाया था, ठीक है मित्रों। और जो नेपोलियन कोड था इसने बनाया था वो लागू किया, ठीक है। और 18 जून 1815 18 जून 1815 को इसमें वाटरलू के युद्ध में इसकी हार हुई थी, ठीक है मित्रों। और इसको 1815 में इसके वाटरलू के युद्ध में इसकी हार के बाद इसको सेंट हेलेना एक द्वीप है, कौन सा, इसको पूछा जाता है कि निर्वासित काल में इसको कहाँ पर रखा गया था, तो सेंट हेलेना एक द्वीप है, उसको वहाँ पर इसको 1815 से 1821 तक रखा गया था, ठीक है। 1815 में जब इसके वाटरलू के युद्ध में हार हो गई तो इसको 1821 तक वहाँ पर रखा गया था, वहीं पे 1821 में इसकी सेंट हेलेना द्वीप पर इसकी मृत्यु हो गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। वाटरलू ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। एक बार मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ सब कुछ। 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन की वो जन्म हुआ अजासियो कोर्सिया में, ठीक है। उसको नेपोलियन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। 1799 से 1804 तक ये फ्रांस में प्रथम कौंसल बना, ठीक है। 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। 21 मार्च 1804 को इसने नेपोलियन कोड बनाया, ठीक है मित्रों। 18 जून 1815 को नेपोलियन जो वाटरलू का युद्ध था उसमें पराजित हुआ, इसको सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बनाया गया, जिसमें 1821 में इसकी मृत्यु हो गई, ये आपको याद रखना। और डेट अगर पूछे तो 5 मई 1821 को इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेंट हेलेना में निर्वासित काल में नेपोलियन बोनापार्ट ने कितने वर्ष व्यतीत किए, ये आप दिमाग से लगा सकते हैं। 1815 में ये वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ, 1821 में इसकी मृत्यु हुई, तो कितने वर्ष रहा उसमें, 6 वर्ष, ये भी आपको, तो ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बेना कांग्रेस कब आयोजित हुई, जो बेना की कांग्रेस थी वो कब आयोजित हुई मित्रों, 1814 से 15 में, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। बेना कांग्रेस का प्रथम लक्ष्य क्या था, बेना कांग्रेस है जो उसका प्रथम लक्ष्य क्या था मित्रों, यूरोप में एक नवीन शक्ति संतुलन की स्थापना करना, ठीक है। यूरोप में एक नवीन शक्ति संतुलन की स्थापना करना, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पवित्र संघ की स्थापना श्रेय किसको है, पवित्र संघ की स्थापना का श्रेय किसको है, किसको जाता है मित्रों, अलेक्जेंडर प्रथम को, ठीक है मित्रों। पवित्र संघ की स्थापना का श्रेय, ठीक है। जो पवित्र संघ था मित्रों, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 सितंबर 1815 को, ठीक है। 24 सितंबर 1815 को हुई थी। इसमें कौन कौन शामिल था मित्रों, रूस था एक, फिर ऑस्ट्रिया था एक रूस, ऑस्ट्रिया और एक प्रिसा था, ये तीनों शामिल थे इसमें पवित्र संघ में, ठीक है। परंतु ये संघ तो चालू इन्होंने स्थापित कर दिया था, लेकिन ये क्या था, शक्तिहीन था, कैसा था, शक्तिहीन था, ठीक है। ये कैसा था, शक्तिहीन था। इसी के कारण एक बाद में एक चतुर्राष्ट्र कैसा, एक मिनट, चतुर्राष्ट्र मैत्री संघ, एक इसको भी आपको याद रखना, चतुर्राष्ट्र मैत्री संघ की स्थापना की गई, कैसा, चतुर्राष्ट्र मैत्री संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है मित्रों। जो चतुर्मुखी था, इसमें 4 राज्य थे, उसमें कौन, उसकी स्थापना हुई थी मित्रों 2 जून 1815 को, ठीक है। उसमें कौन कौन राज्य था मित्रों, उसमें थे रूस, प्रिसा, ऑस्ट्रिया एवं इंग्लैंड, इसमें इंग्लैंड बढ़ गया था और तीनों वही थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर प्रथम इसका सही उत्तर है। अगले प्रथम की तरफ चलते हैं हम। फ्रांसीसी इतिहास में कौन सा काल फ्रांस की द्वितीय गणतंत्र कहलाता है, फ्रांसीसी इतिहास में कौन सा काल फ्रांस की द्वितीय गणतंत्र कहलाता है, कौन सा काल कहलाता है मित्रों, 1848 से 51, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। कहीं पर 1848 से 52 लिखा है, वो भी आपको देखना है। 1852 से 1870 के समय के काल में यूरोपीय राजनीति की नियंता था, हु कंट्रोल द पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप इन एरा 1852 से 70, जो 1852 से लेकर 1870 में यूरोपीय राजनीति को किसने नियंत्रित किया था, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन, बताइए किसने केंद्रित किया था मित्रों, नेपोलियन तृतीय ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम चतुर्मुख संघ नामक संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया मित्रों, चतुर्मुख संघ मैत्री जो संघ था उसकी स्थापना की अभी मैं जस्ट आपको बता के आया हूँ, कब किया गया था, 1815 में, ठीक है मित्रों। इसमें कौन कौन से राज्य थे मित्रों, एक रूस था, प्रिसा था, ऑस्ट्रिया था तथा इंग्लैंड था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी,
फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1848 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, वियना समझौता 1815 के समय ग्रेट ब्रिटेन का विदेश मंत्री कौन था? कौन था मित्रों? लॉर्ड कैसलरे। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था मित्रों? लाइबेक 1800, एक सेकेंड, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का तीसरा अधिवेशन, हाँ लाइबेक 1821 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक मिनट, ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था कहीं पर, मैंने उसका आंसर क्या कराया है एक बार देख लूँ मैं। मुझे लग रहा है वहाँ पर मैंने गलत तो नहीं करा दिया। एक मिनट, यूरोप की, हाँ यही है। अगर मैं तो इस क्वेश्चन नंबर 26 था, अगर यहाँ पर वैसे ऑप्शन नंबर डी कराया होगा मैंने। क्वेश्चन नंबर 26 में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने डी ही कराया होगा। नहीं मित्रों, यहाँ पर मैंने गलत करा दिया। क्वेश्चन नंबर 26 आपको सही करना है। ऑप्शन नंबर डी लाइबैक 1821 है। ठीक है मित्रों, लाइबैक 1821 है ऑप्शन नंबर डी 626 का। वहाँ पर मैंने गलत करा दिया है, इसको सही कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम किस क्वेश्चन पे थे हम? 49, 50 क्वेश्चन हमारा। 1905 के रूस जापान युद्ध के उपरांत कौन सी संधि हुई? 1905 का जो रूस और जापान का युद्ध था, उसके बाद कौन सी संधि हुई मित्रों? कौन सी संधि? पोर्ट्समाउथ की संधि। पोर्ट्समाउथ की संधि कब हुई थी मित्रों? ये 5 सितंबर 1905 को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि मैं कैनुसा नहीं जाऊंगा शरीर और आत्मा के साथ? ये किसने कहा था कि मैं कैनुसा नहीं जाऊंगा शरीर और आत्मा के साथ? किसने कहा था मित्रों? ये किसने कहा था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, प्रथम बाल्कन युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई? प्रथम बाल्कन युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी मित्रों? बताइए, कौन सी संधि हुई थी मित्रों? लंदन की संधि। ठीक है मित्रों, जो प्रथम बाल्कन युद्ध था कब से कब तक हुआ था? 1912 से 1913 तक। ठीक है मित्रों, और जो द्वितीय बाल्कन युद्ध था वो कब से कब तक हुआ था मित्रों? ये हुआ था आपका 1913 में 29 जून 1913 से 10 अगस्त 1913 तक। ठीक है, 10 अगस्त 1913 तक। जो द्वितीय बाल्कन युद्ध है मित्रों, ये सर्बिया पर आक्रमण, जब 29 जून 1913 को सर्बिया पर आक्रमण किया गया, उससे स्टार्ट हुआ था, और 10 अगस्त 1913 को बुखारेस्ट की संधि से समाप्त हुआ था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर लंदन की संधि से प्रथम बाल्कन युद्ध समाप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष युवा तुर्क क्रांति हुई थी? जो युवा तुर्क क्रांति है वो किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी मित्रों? बताइए। 1908 में। ठीक है मित्रों, 1908 में। ओटोमन साम्राज्य को के निरंकुश सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के खिलाफ हुई थी। किसके खिलाफ? ओटोमन साम्राज्य के जो निरंकुश सुल्तान था अब्दुल हमीद द्वितीय, उसके खिलाफ। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। इटली के एकीकरण में बाधा थी, क्या बाधा थी एकीकरण में? बताइए क्या थी? ऑस्ट्रिया। ठीक है मित्रों, ठीक है, ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में योगदान किसने दिया था सबसे ज़्यादा? गैरीबाल्डी, कैबूर और मैजनी। इन तीनों लोगों का आपको नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? कब पूर्ण हुआ मित्रों? 1871 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? किसने की थी मित्रों? मैजनी ने। कब की थी मित्रों? 1831 में। ठीक है, यंग इटली या इसे तरुण इटली भी कहा जाता है। किसे? इसे तरुण इटली भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अब हमारा, कार्बोनेरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना कब हुई? कब हुई थी मित्रों गुप्त संस्था की स्थापना इसकी? 1810 में। ठीक है मित्रों, किसके लिए हुई थी मित्रों? ये इटली के एकीकरण के लिए हुई थी। ठीक है मित्रों, ये 1831 तक ये सक्रिय रही थी ये संस्था। ठीक है मित्रों, इटली के एकीकरण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे दूं तो जो इटली का एकीकरण हुआ था मित्रों, उसमें सबसे अंतिम क्षेत्र था, वो अंतिम क्षेत्र कौन था? पीडमोंट था मित्रों। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पीडमोंट सबसे अंतिम क्षेत्र था। इटली की आत्मा, जो इटली की आत्मा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है मित्रों? मेजनी को। इटली की आत्मा किसे कहा जाता है मित्रों? मेजनी को।
और इटली में पितृराष्ट्र में पिता की श्रेणी में किसे रखा गया है? इटली में पितृराष्ट्र में पिता की श्रेणी में किसे किसे रखा गया? किसे? मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी को। ठीक है मित्रों, मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी को। सर्वोत्तम गुप्त समिति कार्बोनरी। ठीक है मित्रों, सप्तम गुप्त समिति कौन सी थी मित्रों? कार्बोनरी। ठीक है, कौन सी थी? कार्बोनरी। एक कथन है मित्रों, ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु है। क्या? ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु है। ये किसका कथन है मित्रों? काबूर का। ये आपको याद रखनी है। जो चीज़ें मैंने इटली के बारे में आपको बताई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आएंगी जरूर, ये आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? कब हुई थी मित्रों? 1871 में, जिससे फ्रांस और प्रिसा का जो मध्य युद्ध था, फ्रांस और प्रिसा के मध्य जो युद्ध था वो समाप्त हुआ था। ठीक है मित्रों, और इसी संधि के बाद फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये संधि कब हुई थी? 10 मई को। कब? 10 मई 1871 को हुई थी। फ्रांस और प्रिसा का युद्ध खत्म हुआ और जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शानदार अलावा की नीति का संबंध था, किससे संबंधित था मित्रों? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति थी जो कब हुई? कब हुई मित्रों रूस की क्रांति? 1917 में, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रूस की क्रांति को? बोल्शेविक क्रांति। जो जो लोग तो जो उसमें दल में जो इसमें क्रांति में जो मुख्य लोग थे वो बोल्शेविक वर्ग से संबंधित थे, इसलिए इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। इसका जो नेतृत्व था इस क्रांति का किसने किया था? व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ये आपको याद है रखना है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी 1917 इसका सही उत्तर है। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? बिस्मार्क था वो कहाँ का चांसलर था? बताइए कहाँ का चांसलर था मित्रों बिस्मार्क? प्रिसा का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे था मित्रों? किसका था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कुलटुर कैंप शब्द का प्रयोग किसने किया था? कुलटुर कैंप शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था मित्रों? बिस्मार्क ने। ये कुलटुर कैंप है, ये जर्मन शब्द है जिसका मीनिंग होता है, जो मीनिंग होता है किस इसका मीनिंग कुलटुर कैंप का क्या मीनिंग होता है? कल्चर स्ट्रगल, कल्चर से संस्कृति का संघर्ष, कल्चरल स्ट्रगल संस्कृति का संघर्ष इसका मीनिंग होता है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। शेडोवो का युद्ध कब हुआ था? शेडोवो का युद्ध था वो कब हुआ था? कब हुआ था मित्रों? 1866 में। अगर डेट पूछे तो 3 जुलाई 1866 को। ठीक है, और जो शेडोवो का युद्ध है इसे किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो क्या जाता है? कोनिग्रेड्ज, कोनिग्रेड्ज की लड़ाई, कोनिग्रेड्ज की लड़ाई के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए मित्रों, रात के 1 बजने में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है मित्रों, कंटेंट बहुत अच्छा है। आपने एक बार क्लास देख ली तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। सिर्फ एक बार जो मैंने पढ़ाया इसी क्लास से बस वही आपको याद करके रहना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो आप। ठीक है मित्रों, अभी जो शेडोवा का युद्ध था ये वाला मैं करा चुका हूँ आपको। 1866 कोनिग्रेड्ज की लड़ाई भी इसे कहा जाता है। इस युद्ध से ऑस्ट्रिया और प्रिसा का युद्ध था वो समाप्त हो गया था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश शामिल था? कौन सा देश शामिल था ये पूछा है इसमें। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश शामिल था? कौन सा देश शामिल था मित्रों? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दूं दोबारा, वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आगे बता चुका हूँ। अगर थोड़ी बहुत जानकारी और चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रथम विश्व युद्ध था मित्रों, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, जिसमें अलाइड पावर्स यानी कि मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर्स यानी कि केंद्रीय शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था। जो मित्र राष्ट्र थे उनमें थे मित्रों फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। जो अमेरिका 1917 के बाद इसमें जुड़ गया था। और जो केंद्रीय शक्तियाँ थी उनमें मित्रों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य शामिल था। ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, और इस युद्ध को खत्म करने के लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने एक 14 सूत्री सिद्धांत पेश किया था 8 जुलाई 1918 को अमेरिकी संसद में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। कमाल पाशा किस देश का राष्ट्रपति था? जो कमाल पाशा था वो किस देश का राष्ट्रपति था? किस राष्ट्र का? तुर्की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। इसका पूरा नाम क्या है मित्रों? मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है मित्रों, इसे अतातुर्क भी कहा जाता है, इसे कमाल पाशा को, या तुर्की का पिता भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जेनेवा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? जो जेनेवा प्रोटोकॉल है वो कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था मित्रों? ये 1928 में।
अगर ये पूछे जाए कि ये कब साइन हुआ था, तो ये कब साइन हुआ था मित्रों? 1925 में। जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 में साइन हुआ था, लेकिन लागू हुआ 1928 में। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोकार्नो संधि कब हुई? जो लोकार्नो संधि है वो कब हुई? कब हुई थी मित्रों लोकार्नो संधि? बताइए कब हुई मित्रों? 1925 में। ऑप्शन नंबर सी ठीक सही उत्तर हो जाएगा इसका। किस किस के बीच हुई थी मित्रों? जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के बीच। ठीक है मित्रों, ये किस लिए हुई थी मित्रों? ये लोकार्नो संधि है जो किस लिए हुई थी? ये इसलिए हुई थी जो युद्ध में केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो हथियार हैं उन पर रोक लगाने के लिए। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर संधियां कर लेते हैं पर मानता कौन है? उसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध में हथियारों का यूज हुआ बहुत ज़्यादा, केमिकल का। बिना कांग्रेस द्वारा हॉलैंड में किस देश को मिलाया गया? किस देश को मिलाया गया मित्रों? बेल्जियम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की सेवा की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की सेवा की थी? किस युद्ध में की थी मित्रों? क्रीमिया के युद्ध में। ठीक है मित्रों, क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1853 से 56 तक। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बर्लिन की संधि किस वर्ष हुई? जो बर्लिन की संधि है मित्रों वो किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी मित्रों बर्लिन की संधि? ऑप्शन नंबर बी 1878 में। ठीक है मित्रों, अगर डेट पूछी जाए तो 13 जुलाई 1878। ये भी आपको याद रखना है। और किस किस के बीच हुई थी मित्रों? रूस एवं तुर्क के बीच में। ठीक है, रूस एवं तुर्क के बीच में हुई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बिस्मार्क ने। ठीक है मित्रों, बिस्मार्क ने इसका नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। सर्बिया की स्वतंत्र राज्य सर्बिया स्वतंत्र राज्य किस वर्ष से माना गया? सर्बिया को उसे स्वतंत्र राज्य किस वर्ष से माना गया? किस वर्ष से माना गया मित्रों? अब बताइए मित्रों, इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा मैं कन्फ्यूजन में हूं। अब इसका आंसर मैं आपको बाद में कमेंट बताता हूँ। अगर आप में से किसी को पता है इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 डाल के इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के पद से त्याग पत्र दिया था। कब दिया था मित्रों? त्याग पत्र 1848 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। इटली का एकीकरण कुल कितने चरणों में पूर्ण हुआ? कुल कितने चरणों में पूर्ण हुआ मित्रों? 2 में। ऑप्शन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा थी, क्या थी मित्रों? सबसे प्रमुख बाधा बताइए। उपयुक्त सभी राजनीतिज्ञों में मतभेद, राजनीतिक स्थिति का दुर्बल होना, जनसाधारण में राष्ट्रीयता का अभाव और ठीक है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। जर्मनी के एकीकरण का असफलता का योग था कौन सा था मित्रों? ये 1815 से 1848। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था मित्रों? 1871 में। ये भी आपको याद रखना है। बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया मित्रों? 1862 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोहे की नीति का प्रतिपादक था कौन था मित्रों? बिस्मार्क। मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट है बिस्मार्क। कितने क्वेश्चन आ गए? 8-10 क्वेश्चन कम से कम बिस्मार्क से संबंधित आ गए, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है बिस्मार्क, नेपोलियन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जर्मनी के प्रधानमंत्री को कहा जाता था, जर्मनी के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था मित्रों? क्या कहा जाता था? चांसलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कुल्टर कैंप था, क्या था मित्रों? कुल्टर कैंप क्या था बताइए। मैंने जस्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कुल्टर कैंप था जो इसका मतलब है कल्चरल स्ट्रगल, यानी कि संस्कृति का संघर्ष। ये क्या था? तो ये जो ऑप्शन में दिया गया है इससे संबंधित क्या है? क्या ऑप्शन इससे संबंधित? राज्य और चर्च का संघर्ष था ये। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1905 में मेदिनी का जन्म कहाँ हुआ था? 1905 में मेदिनी का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? एक तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? अब मैं बताऊंगा आपको ये क्वेश्चन क्यों गलत है। देखिए इसमें क्या दिया है 1905, जो मेदिनी है उसका जन्म कब हुआ था मित्रों? 1805 में हुआ था। कब हुआ था? 1805 में। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मेदिनी है मेदिनी उसका जन्म हुआ था मित्रों 1805 में। वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन में ही नहीं है कोई भी। जेनोआ में। कुछ एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है जो आप छोड़ो या फिर आप जानबूझकर गलती करो उन्हें। क्वेश्चन ही गलत दिया उसने। 1805 में जेनोआ में हुआ था, जेनोआ। इसमें जेनेवा लिखा हुआ है, जेनोआ। ठीक है, 1805 में जेनोआ में इसका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
फ्रैंकफर्ट की संसद को किसने अस्वीकार किया था? किसने अस्वीकार किया था मित्रों? फ्रेडरिक विलियम फोर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। पूर्वी समस्या वास्तव में किस देश की समस्या थी? किस देश की समस्या थी मित्रों? इटली की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। लाल कुर्सी से संबंधित था, क्या था मित्रों? लाल कुर्सी से संबंधित गैरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राइन संघ में कितने राज्य सम्मिलित थे? राइन संघ था जो, उसमें कितने राज्य सम्मिलित थे? कितने राज्य सम्मिलित थे मित्रों? 39। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध था मित्रों, कब प्रारंभ हुआ था? मैंने जस्ट आपको बताया था, अभी 2 बार रिपीट करा चुका हूँ मित्रों। कब प्रारंभ हुआ था मित्रों प्रथम विश्व युद्ध? 28 जुलाई 1914 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कब समाप्त हुआ ये था मित्रों? ये 11 नवंबर 1918 को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, 1918 को ये समाप्त हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध था, उसका तत्कालिक कारण क्या था मित्रों? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था, कब हुआ अंत हुआ था मित्रों? 11 नवंबर 1918। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और चालू कब हुआ था मित्रों ये प्रथम विश्व युद्ध? बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया प्रथम विश्व युद्ध कब चालू हुआ? 28 जुलाई 1914 को। ये भी आपको याद रखना है। बल प्रयोगी अधिकार है, किसका कथन है? बल प्रयोगी अधिकार है, माइट इज राइट, किसका कथन है? किसका कथन है मित्रों? माइट इज राइट, बिस्मार्क का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे? क्या परिणाम थे मित्रों? ये सभी, जनतंत्र का विकास, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, राजतंत्र का पतन। ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध किस दृष्टि से सर्वाधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ? किस दृष्टि से? आर्थिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रथम विश्व युद्ध में कितने सैनिकों की मृत्यु हुई? कितने सैनिकों की मृत्यु हुई थी मित्रों प्रथम विश्व युद्ध में? 1,30,00,000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि किस वर्ष की? किस वर्ष की थी मित्रों वर्साई की संधि? 28 जून 1919 को। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। 1919 में हुए पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किसने किया था मित्रों इटली का प्रतिनिधित्व? आर्लैंडो ने। आर्लैंडो कौन थे मित्रों? ये इटली के पीएम थे। कौन थे? इटली के ये पीएम थे। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलता है मित्रों। जो एक सेकेंड, यही वाला, चलिए यहीं पर बता देता हूँ मैं आपको। जो ये पेरिस शांति सम्मेलन है मित्रों, ये 4 जो 4 लोग थे जो बड़े सबसे, उनके द्वारा ये लीड किया गया था ये पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है मित्रों, इसका प्रतिनिधित्व किया गया था किन 4 लोगों के द्वारा किया गया था? एक तो ये वुडरो विल्सन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है मित्रों, और दूसरे मित्रों ये क्लीमेंसो थे। क्लीमेंसो, वुडरो विल्सन, क्लीमेंसो कौन थे? ये कौन थे मित्रों? ये फ्रांस के पीएम थे। ये कहाँ के थे? फ्रांस के पीएम। और वुडरो विल्सन यूएसए के राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ऑरलैंडो इटली के पीएम थे। फिर एक थे मित्रों लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज, ये 4 लोग थे इसमें शामिल। लॉर्ड जॉर्ज थे, ये कौन थे? ये यूके यानी कि ब्रिटेन के पीएम थे। ये आपको याद रखने 4 लोग। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है, किसका कथन है? किसका कथन है मित्रों ये? किसका कथन है मित्रों? लॉर्ड जॉर्ज का। ऑप्शन में सी इसका सही उत्तर है। ये किसके लिए कहा था इसने कथन? ये द्वितीय वर्ल्ड वार के लिए कहा था इसने। ठीक है मित्रों, रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण किस वर्ष किया गया? रोम, बर्लिन और टोक्यो का जो ग्रुप था, इसका निर्माण कब किया गया था मित्रों? कब किया गया था मित्रों इसका निर्माण? बताइए, कब किया गया था मित्रों? 1936 में। ठीक है मित्रों, 1936 में। किसके लिए? सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए। ठीक है मित्रों, एक सेकेंड, आपका ये है, एक मिनट। हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है, ये किसका कथन है मित्रों? ये क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया आपको। इसका उत्तर जाएगा विलियम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी विलियम द्वितीय इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ये गलत बता दिया मैंने। अगला, ये रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर आएगा 1936। अगला प्रश्न, पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी मित्रों पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता?
क्लीमेंसो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, एक मिनट मित्रों, इसमें थोड़ा डाउट हो गया मुझे। ये क्वेश्चन हाँ सही है। ठीक है मित्रों, सही है, सही चल रहा है, सब कुछ सही है, सही है, सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ मैं गलत ना बता दूं, अगर मैंने आपको गलत बता दी तो आप ही एग्जाम में गलत ही करके आ जाओगे। पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी मित्रों? क्लीमेंसो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो क्लीमेंसो कौन थे मित्रों? मैं आपको बता चुका हूँ, 4 लोग शामिल थे इसमें पेरिस शांति सम्मेलन में। क्लीमेंसो थे एक जो फ्रांस के पीएम थे, वुड्रो विल्सन थे जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, लॉर्ड जॉर्ज थे जो ब्रिटेन के पीएम थे, और लेनिन थे, यानी कि लेनिन नहीं थे, सॉरी, वुड्रो विल्सन थे, लॉर्ड जॉर्ज थे, और ऑरलैंडो थे। ऑरलैंडो थे, ये लेनिन नहीं थे उसमें, ऑरलैंडो थे जो कौन थे? इटली के पीएम थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। पेरिस शांति सम्मेलन के प्रमुख प्रतिनिधि थे, कौन कौन थे? प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे मित्रों? कौन थे प्रतिनिधि मित्रों? उपरोक्त सभी। लॉर्ड जॉर्ज, वुड्रो विल्सन, क्लीमेंसो। ये क्लीमेंसो लिखा है मित्रों, क्लीमेन क्यू हो गया है, क्लीमेंसो ही है, ऐसे लिखा था इंग्लिश में, ये इंग्लिश मीनिंग है इसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। वर्साई की संधि को आरोपित संधि किसने कहा? किसने कहा था मित्रों? मार्शल फोच ने। ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी मार्शल फोच ने नहीं, ऑरलैंडो ने कहा था। किसने? ऑरलैंडो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने से पहले मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। ठीक है मित्रों, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई थी मित्रों 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत मित्रों? पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड से हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग से। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है मित्रों। ठीक है मित्रों, और मित्रों जो रूसी क्रांति है इसको मित्रों हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इसका नेतृत्व मित्रों व्लादिमीर लेनिन ने किया था। ठीक है मित्रों, ये 1917 में हुई थी। मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। और किसी भी एग्जाम हो आपका, जिसके पेपर की आपको वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। और मित्रों आप सभी सब्जेक्ट की हमने वीडियो बना दी हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए, 6 सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पर जाकर देखिए। अपने भाई बहनों से कहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।